चुनाव नतीजों की निर्णायक केवल जनता होती है और जनता क्या सोच रही है इसका सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है। बिहार के चुनावी महासभा और उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के नतीजों और रुझानों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। महागठबंधन के पक्ष में अपेक्षित नतीजे नहीं आने के बाद एक बड़ी वजह महिलाओं के जदयू के प्रति झुकाव भी है। मतदान के दौरान बूथों पर आधी आबादी की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पहले चरण को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे चरण और तीसरे चरण में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किए, जो पूरी तरह से रगज के पक्ष में गया। यह तर्क इसलिए भी दिया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव वाले इलाकों में रगज से ज्यादा सीटें मिली हैं। बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वहां पर महिलाओं का साइलेंटर वोट उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा वरदान है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को एक बार अपनी पार्टी का वरदान बताकर पुनः ईवीएम को फिर से एक बार घेरे में ला दिया है, क्योंकि ईवीएम ने यह कैसे तय किया कि केवल भाजपा को महिलाओं का ही वोट सबसे अधिक मिला है और अन्य पार्टी को नहीं। क्या ईवीएम में ऐसी कोई सेटिंग की गई थी जहाँ ये लिख कर आ रहा था कि महिला का वोट हमें मिल रहा है और पुरुषों का वोट दूसरी पार्टी को दिया जा रहा है। एक बार ईवीएम पुनः अपने आप घेरे में आ गई है और प्रधानमंत्री के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि महिलाओं का साइलेंटर वोट हमारी पार्टी को मिला है जिससे हम जीते हैं, क्योंकि ईवीएम लिंग का मतभेद नहीं करती है। ईवीएम किसी भी प्रकार से यह तय नहीं कर सकती है कि वोट महिला का है या पुरुष का है। ये निरर्थक बयानबाजी है। कहीं ना कहीं एक बार ईवीएम बिहार के चुनाव से फिर मुद्दे में आ गई। ये कहीं ना कहीं सत्य है। ईवीएम अगर अच्छी है तो बैलेट पेपर खराब क्यों है? आखिर भाजपा सरकार बैलेट पेपर से क्यों भाग रही है? जिस प्रकार से ये कहते हैं कि महिलाओं का वोट हमें मिला, युवाओं का वोट हमें मिला, विकास के नाम पर हम चुनाव जीते हैं, विकास के नाम पर हमने ये किया है, कोविड के नाम पर हम चुनाव जीते हैं, आर्थिक मुद्दे पर हम चुनाव जीते हैं। अगर ये सभी मुद्दों पर चुनाव जीत रहे हैं तो इनको अपनी तरफ से दिल खुश होकर देश को मतपत्र की अनुमति दे देनी चाहिए। मतपत्र के अनुसार देश में चुनाव करा लेने चाहिए, तो दूध और पानी का पानी फर्क समझ में आ जाएगा। हमारे देश के 135 करोड़ देशवासियों के साथ भावनात्मक खेल खेला जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र को खुलेआम मात दी जा रही है और विपक्ष को लोकतंत्र इस प्रकार से पेश कर रहा है कि 135 करोड़ की आबादी उसको झूठ बता रही है। और इस ईवीएम के सहारे उन्होंने जिस प्रकार से निर्णायक को जीता है, जिस प्रकार से विकासवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद को घेरे में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं 135 करोड़ की आबादी को ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, परिवारवाद से वोट करता नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर कहा है कि हमें वोट साइलेंटर वोट मिला है, साइलेंटर वोट की वजह से हम जीते हैं। लेकिन ये ईवीएम ने कैसे तय कर दिया कि साइलेंटर वोट इनके ही पक्ष में गया? ईवीएम ने कैसे तय किया कि महिलाओं का वोट केवल भाजपा को गया? मैं पूछना चाहता हूं बिहार की उस जनता से, क्या महिलाएं अपने घर में पुरुषों से बात नहीं करती हैं? क्या किसी भी पुरुष ने अपनी महिला से नहीं कहा होगा कि आपको वोट किधर करना है, किधर नहीं करना है? क्या वो वोट डालने के बाद मशीन ने तय किया कि महिला एक सिलेंडर वोट है, इस वोट को बीजेपी की तरफ कन्वर्ट कर देना चाहिए? देश की 135 करोड़ की आबादी की जनसंख्या को सोचना चाहिए कि मशीन ने कैसे तय किया कि महिलाओं का वोट सिलेंडर है, महिलाओं के वोट पर किसी का ध्यान नहीं है, तो लिहाजा महिलाओं के वोट के साथ छेड़खानी की जा सकती है। ये केवल 135 करोड़ से एक तर्क दिया गया है। क्या वास्तव में मशीन तय कर सकती है कि महिला एक सिलेंडर वोट है? क्या वास्तव में एक मशीन तय कर सकती है कि महिला को भाजपा का ही वोट मिला है? ये किस प्रकार से भाजपा ने तय किया? ये किस प्रकार के आकलन है? ये किस प्रकार का एग्जिट पोल है जो बार बार कह रहा है कि महिलाओं की वजह से भाजपा जीती है? अगर एग्जिट पोल महिलाओं को भाजपा की तरफ लाके खड़ा कर सकती है तो एग्जिट पोल के जो जीतने के आंकड़े थे वो आंकड़े किस प्रकार से नीचे चले गए? इस पर भी एक सोचने का प्रश्न है। हमारी देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जिसको मैं नहीं कहता हूं, मेरा देश की लोग कहते हैं, जिसको मैं कुछ नहीं कहता हूं, देश के गरीब, शोषित, पीड़ित समाज के लोग कहते हैं कि उनकी हकीकत की बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन प्रधानमंत्री की गई जुमलेबाजी, किए गए वादे, किए गए नारे जनता तक जरूर ये मीडिया पेश करती है। लेकिन इस देश में बिहार में जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से एनडीए जीत कर आया है, मैं एनडीए की जीत पर उनको बधाई देता हूं, उसके सम्मान को मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक बार इस प्रकार से महिलाओं का वोट उनको मिला है, इसलिए ईवीएम घेरे में आ गई है। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि वो आखिर महागठबंधन के 119 प्रत्याशी जीतने के बाद उनके साथ फिर वो क्यों कहा गया कि आप 12 वोटों से हार गए हैं, आप 500 वोटों से आ रहे हैं, आप 300 वोटों से आ रहे हैं। इस प्रकार के जो अनुमान जो दिखाए गए, इस प्रकार का जो आकलन तेजस्वी यादव ने अपनी ऑफिशियल पार्टी के पेज पर डाला, उस पार्टी के पेज को किस प्रकार से चुनाव आयोग नकार रहा है। लेकिन उसी तरह ये पूरा देश और पूरा प्रदेश खुशी मना रहा है कि महिलाओं की वजह से वहां पार्टी जीत गई। लेकिन क्या महिला केवल इनको ही मिली है? ये कैसे तय हुआ? इस पर पूरा देश सोचेगा। आने वाले समय का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या ईवीएम तय कर सकती है? क्या ईवीएम
ईवीएम ये भी तय कर सकती है लिंग भेद? क्या ईवीएम बता सकती है कि महिला ने बटन दबाया है कि पुरुष ने बटन दबाया है? ये लोकतंत्र की जीत नहीं कह सकते, लेकिन लोकतंत्र के सहारे धोखे की जीत जरूर कह सकते हैं। बिहार विधानसभा समेत कई राज्यों में हुए उपचुनाव की बड़ी जीत का श्रेय विकास, सुशासन और जनता के भरोसे को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भविष्य के चुनावी संघर्ष का खाका भी खींच दिया। कांग्रेस और दूसरी परिवारवादी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने साफ किया कि भविष्य में भी भटकाने वाले मुद्दों के बजाय केवल विकास का ही मुद्दा होगा। भाजपा मुख्यालय में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम ने एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने बिहार तो सबसे खास है, बिहार के चुनावी नतीजों के बारे में पूछे तो चुनाव जीतने का एक ही राज है, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार में सच जीता है, विश्वास जीता है, युवा जीता है, गरीब जीता है। यह बिहार की आकांक्षाओं की जीत है और बिहार के गौरव की जीत है। इसी परिक्षेप में उन्होंने महिलाओं और युवाओं को पूरी तरह से भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कल से सुन रहा हूं कि साइलेंट वोटर ने रगज को जिताया। वे साइलेंट वोटर महिलाएं हैं। ये साइलेंट वोटर बार बार भाजपा को वोट दे रहे हैं। पीएम ने जिक्र किया कि भाजपा के शासन में ही महिलाओं का सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी। युवाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने उन्हें भाजपा के साथ जोड़ने की देशव्यापी अपील की। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा में ही लोकतंत्र है, इसलिए जिस किसी युवा के मन में देश प्रेम और देश हित या समाज हित का काम करना चाहते हुए भाजपा के साथ जुड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। बंगाल चुनाव से पहले ही खुद मोदी की ओर से ऐसी अपील बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव नतीजों का संदेश बहुत अहम है, क्योंकि भाजपा चारों तरफ जीती है। पूर्वोत्तर में मणिपुर, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना में उत्तर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जबकि दूसरी ओर कश्मीर के कन्याकुमारी तक परिवारवाद पार्टियों का जाल नजर आ रहा है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी इस परिवार के चंगुल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में भाजपा का दायित्व भी बढ़ जाता है और भाजपा एवं रगज के प्रति लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। कहीं भाजपा के अंदर भी परिवारवाद दिखाई पड़ता है। भाजपा की पार्टियों के पदाधिकारियों के अंदर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ भी परिवारवाद भरा पड़ा है, लेकिन अपनी पार्टी का परिवारवाद को छुपाते हुए दूसरी की पार्टी के परिवारवाद के नाम पर जो वास्तव में समाज के बीच में कम करना चाहती हैं, समाज की लड़ाई को लड़ना चाहती हैं, समाज के मुद्दों पर जो विपक्ष के रूप में बार बार सरकार पर प्रश्न उठाती हैं, उस पार्टियों को, उन क्षेत्रीय पार्टियों पर इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा लाद दिया। मित्रों, ये किसी भी प्रकार से कोई लेख किसी को भटकाने के लिए नहीं है। ये केवल तर्क और वितर्क और मीडिया के आधार पर किया गया ये लेख मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से मीडिया ने आज की ईवीएम को और आज के चुनाव और मुद्दों को किस प्रकार से उन्होंने गुमराह करके किस प्रकार से अपनी मीडिया की कलम की ताकत से दिखाया है कि भाजपा को साइलेंटर बोर्ड मिला है। ये तर्क करने के लिए है, ये शिक्षित और उन युवाओं के बीच के तर्क करने के लिए है जो भाजपा और अन्य पार्टियों के बीच में अपने आप में आकलन कर सके। इसको बड़े ध्यान से सुने। दीपावली बाद शपथ ले सकते 16 से 18 नवंबर के बीच गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद संभालने की संभावना है। बिहार में नीतीश कुमार दीपावली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावना है कि 16 से 18 नवंबर के बीच शपथ ग्रहण करें। पिछली बार उन्होंने 20 नवंबर को शपथ ली थी। संभवतः है कि इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में ही हो। इस बार उनके मंत्रिमंडल में कई चेहरे भी दिखाई देंगे। सियासी गलियारों से इसकी चर्चा है कि इस बार सुशील कुमार मोदी ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा हुआ तो सबसे अधिक तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी सुशील मोदी के नाम दर्ज हो जाएगा। वह नीतीश कुमार में वित्त मंत्री का कामकाज देखते रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं किस जगह से किस पार्टी को कितने वोट मिले और कितने प्रतिशत और कैसे रहे, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। भाजपा को 19.37, जदयू को 15.39, रजत को 23.05, कांग्रेस को 19.48%, लोजपा को 5.66%, रालोसपा को 1.77%, बसपा को 1.49%, MIM को 1.24%, माकपा को 0.83% और भाकपा को 0.83%, जदएस को 0.04, झामुमो को 0.06, नोटा में गए हैं वोट 1.68% और अन्य पार्टियों को वोट मिले हैं 18.97%। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सीटों की कुल संख्या है 243। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA भाजपा को मिली हैं 74, जदयू को मिली हैं 43, VIP को मिली हैं 4 सीटें और हम को मिली हैं 4 सीटें। महागठबंधन रजत को मिली है 75, माकपा को मिली हैं 2, कांग्रेस को 19, भाकपा को 2, भाकपा माले 12, कुल मिली है 110। यहाँ भी देखिए भाजपा को 74 सीटें और रजत को 75 सीटें। एक
31 साल के नए युवक ने भाजपा को एक सीट से फिर भी पीछे रखा है। अन्य AIM को 5, बसपा को 1, लोजपा को 1, निर्दलीय 1। बिहार में इस बार का मुकाबला सचमुच में कांटे का था। सिर्फ दोनों गठबंधन के बीच ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के बीच भी आखिरकार तक घमासान हुआ। विधानसभा की 243 में 10% से ज्यादा सीटों पर 2000 के अंतर से भी कम की हार हुई है। 11 सीटें तो ऐसी जहां दोनों तरफ से बड़ी और कड़ी टक्कर हुई, लेकिन आखिरकार कोई छोटे अंतर से जीत गया तो कोई मामूली वोटों से हार गया। हार जीत का अंतर 1000 से भी कम वोटों का है। जो जीत गए उन्हें भाग्यशाली तो कहा जा सकता है, लेकिन वो हार गए उनके पराक्रम को भी कम नहीं आंका जा सकता। बिहार में सबसे करीबी मुकाबला हिसला सीट पर हुआ, जहां से रजत के निवर्तमान विधायक शक्ति सिंह मात्र 12 वोटों से हार गए। उन्हें जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने हराया है। दूसरी सबसे छोटी हार बारबीघा में कांग्रेस के गजानन शाही की हुई है, जिन्होंने जदयू के सुदर्शन कुमार ने मात्र 113 वोटों से हरा दिया। रजत के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह भाग्यशाली निकले, जिन्होंने बसपा के अंबिका सिंह को कांटे की टक्कर में 189 वोटों से पीछे छोड़ दिया। मटहानी में आश्चर्यजनक परिणाम आया। जदयू के बाहुबली विधायक बोगो सिंह को लोजपा ने राजकुमार सिंह ने 333 वोटों से हरा दिया। भोरे में जदयू के सुनील कुमार ने माले में प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से पराजित कर दिया। बिहार की सियासत में चकई की लड़ाई की चर्चा अगले 5 सालों तक होती रहेगी। यहाँ से रजत की गायत्री देवी को कठिन मुकाबले में निर्दलीय सुमित सिंह ने 581 वोटों से परास्त कर दिया। जुमई और चकरई के आसपास के इलाके में दोनों परिवारों में पिछले करीब 3 दशक से सियासी प्रतिद्वंद चली आ रही है। 2000 से कम वोटों से हुए परास्त। भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा ने मात्र 1113 वोटों से भाजपा के रोहित पांडे को हराया। मुंगेर से रजत के अश्विनी कुमार को 1244 वोटों से हराया। कल्याणपुर में रजत के मनोज कुमार यादव 1193 वोटों से जीते। भाजपा के सचिंद्र प्रसाद हारे। किसानगंज में भाजपा की स्वीटी सिंह को कांग्रेस के इजराहू हुसैन ने मात्र 1381 वोटों से और सकरा में जदयू के अशोक कुमार सिंह ने कांग्रेस के उमेश कुमार को 1537 वोटों से हराया। परिहार की लड़ाई में रजत की पोस्टर वीमेन ऋतु जायसवाल भी हार गईं। रजत के नेतृत्व में महागठबंधन ने रगज को अच्छी टक्कर दी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आखिरकार तक बराबरी की लड़ाई हुई। रजत ने सबसे ज्यादा 75 सीटें ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा वोट भी हासिल किए। वोट प्रतिशत में दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा की तुलना में रजत को करीब 4% ज्यादा वोट मिले। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 19.37 और रजत को 23.5% वोट मिले। रजत ने 144 और भाजपा ने 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। रजत प्रमुख लालू प्रसाद और अन्य दलों की तरह स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी फौज के बिना अकेले तेजस्वी यादव ने संघर्ष किया और महागठबंधन के साथी दलों के वोट प्रतिशत में इजाफा कराया। हालांकि इस बार रजत ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, पिछली बार में 29 से ज्यादा। इस अनुपात में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। रजत की दोस्ती का सबसे ज्यादा फायदा वाम दलों को मिला। माकपा माले की सीट 3 से बढ़कर 12 हो गई। भाकपा और माकपा का भी सूखा समाप्त हुआ। पिछले कई चुनावों से दोनों दलों का बिहार में खाता नहीं खुल पा रहा था। इस बार दोनों दलों को 2-2 सीटें मिली। बेशक महागठबंधन को बहुमत नहीं मिला, लेकिन तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनावों में जो प्रदर्शन किया उसकी उम्मीद कुछ महीने पहले तक रजत के बड़े नेताओं को भी नहीं थी। माहौल बना देना, राजनीतिक पंडितों को सोचने और बोलने पर बाध्य करना और रगज के साथ मुकाबले को कांटे का बना देना इस चुनाव से साबित हो गया कि रजत को लालू प्रसाद की तरह एक नया लोकप्रिय नेता मिल गया। तेजस्वी ने जब 2015 में उप मुख्यमंत्री की हैसियत से सियासी पारी की शुरुआत की थी तो मीडिया के सामने उनका पहला बयान था कि किताब के कवर को देखकर किसी के बारे में धारणा नहीं बननी चाहिए, बल्कि अच्छे नतीजों के लिए वक्त का इंतजार करना चाहिए और वह वक्त भी आया। विधानसभा चुनाव में 31 वर्ष के युवा तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बनाया गया। बिहार की सियासत को 3 दशक तक अपने इशारे पर नचाने वाले लालू प्रसाद 3 साल पहले ही महासमर से अलग थे। भाजपा जदयू के बड़े बड़े रथियों के से सज्जित चक्रव्यूह में तेजस्वी ने अकेले ही प्रवेश किया और बहादुरी से लड़े। शून्य से शिखर तक। क्रिकेट के इस पूर्व खिलाड़ी ने खुद के स्तर से रणनीति बनाई, उस पर अमल खुद ही किया और सितारे में भी भाजपा एवं 15 साल की उपलब्धियों से भरे जदयू के सबसे बड़े नेता की राजनीति का कड़ा मुकाबला किया। 1.25 साल पहले लोकसभा में जिस रजत को शून्य पर आउट होना पड़ा था उसे उन्होंने सबसे विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया और 75 सीटें जीती। महागठबंधन को भी उन्होंने अपने ही दम पर काफी आगे पहुंचाया। वाम दलों का भी सूखा समाप्त हुआ। चिराग पासवान ने माना कि चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाना और जदयू का नुकसान करना ही उनका मकसद था और उसमें वे सफल हुए हैं। बिहार में कांटे की टक्कर में आखिर रजग ने बाजी मार ली है। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले और यहाँ तक अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया ने ये क्यों नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भावात्मक बिहार के लिए चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के विषय में
में ये चर्चा क्यों नहीं की गई? यहाँ पर केवल वैक्सीन, चिट्ठी की इन दो संभावनाओं को दबाकर केवल ये क्यों कहा गया कि साइलेंटर वोट से भाजपा जीती है, और उस साइलेंटर वोट को इन्होंने महिलाओं से क्यों जोड़ा? आखिर यही इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का तर्क और वितर्क, इस प्रकार के मुद्दे ही ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं।